हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑन अध्यापक अकेडमी पर। आज हम आपके लिए सीटेट एसएसटी के पीवाईक्यू लेकर आए हैं। इस वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट मिक्स रहेंगे। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी एसएसटी क्लास वाइज नोट्स ज़रूर देखना। वो वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सीटेट एसएसटी में आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और इन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें ज़्यादा ज़रूर देखिए। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है, उच्च ज्वार भाटा कब आता है। तो ये सभी प्रश्न सीटेट में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। और सीटेट में प्रीवियस ईयर ज़्यादा रिपीट होता है, तो ये वीडियो और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जब सूर्य व पृथ्वी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। दूसरा, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। तीसरा, जब चांद अपने प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है। चौथा, जब चंद्रमा या पृथ्वी एक दूसरे के सामने होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो उच्च ज्वार भाटा फ्रेंड्स तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो तब उच्च ज्वार भाटा आता है। और निम्न ज्वार भाटा कब आता है, तो जब चांद अपने प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो उस समय हमारा निम्न ज्वार भाटा आता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इन हर प्रश्न से आंसर देने से पहले मेरा आप कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवन का उदाहरण है। ये सीटेट में हमारा कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है लू। दूसरा, स्थल व समुद्री समीर। तीसरा, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। चौथा, सेकंड व थर्ड दोनों। तो फ्रेंड्स, स्थायी पवन हमारी होती है जो हमारी वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें। ये दोनों उदाहरण हैं स्थायी पवन के। और फ्रेंड्स, लू एवं स्थिर समीर ये क्या होती हैं, ये हमारी हैं स्थानीय पवनें। तो लू दे आप सकते हैं उत्तर भारत में चलती हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। आप साथ साथ कमेंट करते रहिए मेरे आंसर बताने से पहले। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस बनी रहेगी। प्रश्न नंबर 3, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने से वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। सेकंड, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। थर्ड, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। हमारा फोर्थ आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है ऊपर दिए गए सभी। तो फ्रेंड्स, वायु दाब के बारे में ये सभी कथन सही हैं, तो इसका आंसर रहेगा हमारा फोर्थ, ऊपर दिए गए सभी। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा वीडियो रोक रोक कर, ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब अभी मैंने आपको स्थानीय पवन के बारे में बताया था, तो प्रश्न नंबर 4 यही कहता है कि स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। फर्स्ट, लू। सेकंड, स्थल व समुद्री समीर। तीसरा, व्यापारिक पश्चिमी या पूर्वी पवनी। चौथा, फर्स्ट और सेकंड। तो मैंने आपको बताया था अभी कि ये व्यापारिक पश्चिमी या पूर्वी पवनी ये होती है हमारी स्थायी पवन, और लू और समुद्री समीर ये होती है स्थानीय पवन। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फर्स्ट व सेकंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परत
हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे उचित हैं? फर्स्ट क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा वायुमंडल। तो फ्रेंड्स, समताप मंडल हमारा हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारे बादल या आंधी धूल जैसे कोई कण नहीं पाए जाते। तो सबसे सर्वाधिक उचित परत होती है हमारी हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए समताप मंडल। और फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में हमारी वर्षा, कोहरा और आंधी धूल ये सब हमारी और बादल ये हमारे क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में जो हमारे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है कि जो हमारे अलका पिंड होते हैं वो इसमें आकर जलने लग जाते हैं। और वायुमंडल ये हमारी सबसे लास्ट की परत है, ये बहुत पतली होती है। आगे बढ़ते हैं, साथ साथ आंसर की करते जाइएगा। प्रश्न नंबर 6, ओजोन गैस किस परत कौन से मंडल में पाई जाती है? फर्स्ट है हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा वायुमंडल। तो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर हमारा समताप मंडल है। समताप मंडल में ही हमारी ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो कि हमारी ओजोन से रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं, अलका पिंड किस परत में आने में जल जाते हैं? मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, मध्य मंडल। और प्रश्न नंबर 8, ये सीटेट 2024 जनवरी में पूछा जा चुका है कि जलवायु से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दीर्घकाल में किसी स्थान का मौसम, सेकंड दिन प्रतिदिन बदलने वाला मौसम, तीसरा महीने के कुछ अंतराल में बदलने वाला मौसम, चौथा ऊपर दिए गए सभी। तो फ्रेंड्स, जलवायु का निश्चित तब होता है जब किसी स्थान पर लंबे समय से एक तरह का मौसम होता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दीर्घकाल में किसी स्थान का मौसम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, तटीय मेहराब निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समुद्री तरंग, दूसरा पवन, तीसरा हिमनद, चौथा ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तटीय मेहराब होता क्या है? ये जब समुद्र में कोई शैल खड़ी रहती हैं तो लहरें जो होती हैं वो शैल को बीच में से ऐसे काट देती हैं और एक तरह की गुफा सी आर पार जाने के लिए बना देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तटीय मेहराब। तो इसकी किसकी विशेषता है ये? तो ये हमारी समुद्री तरंग की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, छत्रक शैल निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? फर्स्ट हिमनद, सेकंड समुद्री तरंग, तीसरा पवन, चौथा ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, पवन। जब पवन रेत को उठाकर कहीं और जाकर पटक देती है तो आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में ऐसे टीले टीले से बने रहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? छत्रक शैल। और किसके द्वारा बने जाते हैं? पवन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ईरान, तीसरा कर्नाटक, चौथा गुजरात। तो हड़प्पा लोग तांबे का आयात हमारे राजस्थान से करते थे और कर्नाटक से हमारे क्या करते थे? सोना करते थे। और आप कमेंट में लिख कर बताइए कि गुजरात और ईरान से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या आयात करते थे। प्रश्न नंबर 12, गुफाओं और कंदराओं के साक्ष्य मिले। तो फर्स्ट है बुर्जगांव, सेकंड मेहरगढ़, तीसरा कुरनूल गुफाएं, चौथा भीमबेटका। तो फ्रेंड्स, गुफा और कंदराएं कहाँ मिली है हमारी? ऑप्शन नंबर फोर्थ भीमबेटका। बुर्जगांव में क्या मिला है हमें? गर्तवास क्या होता था? जब ये बुर्जगांव हमारा कश्मीर में पड़ता है और वहाँ अत्यधिक ठंड के कारण लोग बाग ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर रहते हैं। तो सर्दियों में सर्दी से बचने के कारण उन गड्ढों में चले जाते हैं रहने के लिए। तो
उन्हें क्या कहा गया? गर्तवास। और कुरनूल से क्या मिले? राज के अवशेष। और मेहरगढ़ से हमारा मिला है, मेहरगढ़ से हमारा मिला है क्या कि यहाँ पर मृतकों के साथ भोजन रखा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास पड़ता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 13, गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिले? मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। तो इसका आंसर है हमारा बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला। हड़प्पा के नगरों में बाट किस से निर्मित किया गया? तो हड़प्पा के लोग थे जो तोलने के सामान होते थे, तो उस बाट का फिर किससे निर्मित किया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है चूना, 2 चाट पत्थर, 3 लकड़ी, 4 मिट्टी। तो हमारा ऑप्शन नंबर आंसर है 2। आगे बढ़ते हैं। 15, लघु पाषाण काल किसका दूसरा नाम है? फर्स्ट है हमारा मध्य पाषाण काल, 3 नवपाषाण काल, 4 पुरापाषाण काल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मध्य पाषाण काल। इसे लघु पाषाण क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस काल में हमारे औजार बहुत छोटे छोटे होते थे, जिस कारण इसे लघु पाषाण काल कहा गया। 16 देखते हैं पुनः। कपास की खेती के साक्ष्य मिले? तो इसका आंसर है हमारा 1 ऑप्शन नंबर मेहरगढ़। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? हमारा स्नानघर। और धोलावीरा और लोथल, ये दोनों हमारे गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर हैं। आगे बढ़ते हैं। 17, हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स पश्चिमी भाग जो था हमारा वो ऊंचाई पर स्थित था, लेकिन वो बहुत छोटा होता था और उसे क्या कहते थे? हम नगर दुर्ग कहते थे। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा 1 निचला इलाका, 2 निचला नगर, 3 नगर, 4 नगर दुर्ग। तो हमारा आंसर है नगर दुर्ग। और निचला नगर किसे कहते थे? जिसमें हमारी आम जनता रहती थी, और ये पूर्वी हिस्सा था परंतु पश्चिमी भाग से बहुत बड़ा था, और ये नीचे की साइड था, इसलिए इसे निचला नगर कहा गया। और पश्चिमी भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर था, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। आगे बढ़ते हैं। 18, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? 1 मेहरगढ़, 3 कालीबंगा, 4 लोथल, और 2 है हमारा 3rd व 4th दोनों। तो फ्रेंड्स अग्निकुंड के साक्ष्य हमारे कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से मिले हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राजस्थान, 2 कर्नाटक, 3 गुजरात, 4 उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स हड़प्पा के लोग सोने का आयात हमारे कर्नाटक से करते थे। और राजस्थान से क्या करते थे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो आप कमेंट में लिखिए। और गुजरात से क्या करते थे फ्रेंड? तो गुजरात से हमारे बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे। आगे बढ़ते हैं। दस्यु कौन होते थे? तो फ्रेंड्स आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे, और ये यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। मतलब जिन्हें आर्य अपने से नीच समझते थे वो दस्यु कहलाते थे। तो देखते हैं ऑप्शन 1, आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे, सही है। 2, यह यज्ञ नहीं करते थे, ये भी बात सही है। 3, यह आर्य से विभिन्न भाषा बोलते थे, ये भी सही है। 4 ऊपर दिए गए सभी। तो हमारा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपर दिए गए सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, विष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? 1 जनता के लिए, 2 आर्य के लिए, 3 राजा के लिए, 4 हमारा विरोधियों के लिए। तो फ्रेंड्स विष या जन, ये शब्द का प्रयोग
आम जनता के लिए प्रयोग होता था और ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जनता के लिए। आगे बढ़ते हैं 22 प्रश्न नंबर 22, विविधता के कौन से पहलू हैं? तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस हो गया। स्टार्ट। फर्स्ट ऑप्शन है खान पान, दूसरा पहनावा, तीसरा धर्म, चौथा भाषा। और इसमें ऑप्शन दिए हैं केवल 1, 3 और 4, बी है उपयुक्त सभी, सी केवल 3, 2, 4 और डी केवल 4 व 2। तो फ्रेंड्स विविधता हमारी सभी से झलकती है, खान पान से भी, पहनावे से भी, धर्म में भी विविधता होती है और भाषा में भी विविधता होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 23, किसे छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो फ्रेंड्स छोटा तिब्बत हमारा लद्दाख को कहा जाता है और तिब्बत के ही रास्ते से बौद्ध धर्म हमारे लद्दाख में फैला था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड लद्दाख। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। 24 देखते हैं, मछली पकड़ने के जाल चीना वल्ला भारत की किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये चीना वल्ला हमारे चीनी शब्द से लिया गया है, अर्थात ये बताता है कि उस राज्य में चाइना के लोग आते थे और व्यापार करते थे। तो इसका आंसर है हमारा केरल। केरल में चीना वल्ला पाया जाता है जो कि चीन के नाम से मिलता जुलता है और ये मछली पकड़ने के काम आते थे। प्रश्न नंबर 25, भारत की खोज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। 26, ये हमारा सीटेट का फेवरेट है, ये हर ईयर में देखने को मिलेगा आपका। पूर्व ग्रह की विशेषताएं हैं। फर्स्ट, ये ज़्यादातर नकारात्मक होती हैं। सेकंड, जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं। थर्ड, भविष्य में होने वाला अनुभव। ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट व सेकंड। तो फ्रेंड्स पूर्व ग्रह होते क्या है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय मानकर बैठ जाते हैं कि लड़के ख़राब होते हैं या फिर किसी के बारे में कोई भी सोच कि ये चीज़ ख़राब ही होती है, और ये ज़्यादातर हमारे नकारात्मक ही होते हैं। पूर्वग्रह जो होते हैं हमारे नकारात्मक होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट व सेकंड। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िवादिता को दर्शाता है? और ये रूढ़िवादिता भी सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, लड़कियां बहादुर होती हैं। सेकंड, लड़कियां हवाई जहाज उड़ाने का काम नहीं कर सकती। थर्ड, लड़के लड़कियों की तरह नहीं रोते। और फोर्थ है हमारा लड़के कठोर होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों रूढ़िवादिता को दर्शाते हैं। रूढ़िवादिता अधिकतर लैंगिक भेदभाव पर होती है कि लड़के की इसमें बताया गया है कि लड़कियां हवाई जहाज उड़ाने का काम नहीं कर सकती, अर्थात कहना चाहता है कि केवल लड़के की हवाई जहाज हवाई जहाज उड़ाने के लिए बने हैं। थर्ड कहता है कि लड़के लड़कियों की तरह नहीं रोते, अर्थात इसमें कहा गया है कि रोने का काम केवल लड़कियों का ही होता है। तो ये भी रूढ़िवादिता को दर्शाता है। फोर्थ, लड़के कठोर होते हैं। तो इसका कहने मतलब है कि केवल लड़के कठोर होते हैं और उन्हें कोई दर्द या कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो ये भी हमारे रूढ़िवादिता को दर्शाता है। और फर्स्ट हमारा है कि लड़कियां बहादुर होती हैं। तो ये हमारे रूढ़िवादिता को नहीं दर्शाता, क्योंकि अधिकतर ये माना जाता है कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं। तो ये रूढ़िवादिता के विरोध है। तो हमारा आंसर रहेगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। अब आज का प्रश्न नंबर 28, नेल्सन मंडेला किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं।
हम सरकार के निर्णय को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? तो ये भी सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है धरना प्रदर्शन, सेकंड जुलूस, तीसरा हड़ताल, चौथा हस्ताक्षर अभियान। तो फ्रेंड्स, इन चारों तरीक़ों से हम सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हमें सरकार की कुछ नीतियाँ या योजनाएं पसंद नहीं आती, जनता के लिए लाभ में नहीं होती, तो जनता उसके लिए धरना प्रदर्शन करती है, जुलूस भी कर सकती है और हड़ताल भी कर सकती है, और या फिर किसी गांव या किसी खास समुदायों के संबंधित निर्णय होते हैं तो वे अपने समुदायों से हस्ताक्षर कर हस्ताक्षर अभियान भी चला सकते हैं। तो ये चारों हमारे सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं तथा इनसे हम सरकार में योगदान करते हैं अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त सभी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कैसे होती है? फर्स्ट ऑप्शन है चुनाव द्वारा, दूसरा सरकार द्वारा, तीसरा आम सहमति द्वारा, चौथा ऊपर दिए गए। तो इसका आंसर है कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। तो सचिव के कार्य क्या होते हैं कि सचिव, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है और जो भी चर्चा या निर्णय होते हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। तो ये थे हमारा टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।